गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड्स। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आनंद एक बार पुनः आप लोगों के हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड्स के बच्चों के लिए प्रैक्टिस मॉडल सेट लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको इस प्रश्न पत्र में कैसे प्रश्न आते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करना है, इसके विषय में जानेंगे और हम आपको यहाँ पर मॉडल टेस्ट भी कराएंगे। दोस्तों, ये एक मॉडल टेस्ट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2019 और 20 का एक केवल प्रश्न पत्र है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। ठीक है, और इसमें से कुछ हिंट्स हैं जिसको मैं आपको बता देता हूँ। इसका समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक 70 का होता है। सबको पता होगा, जितने भी है स्कूल में इस समय स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है मैथ का, जिसमें से आपको चार्ट बनाना होता है और मैथ्स के कुछ कॉपी भी लिखनी होती हैं। उसके लिए 30 अंक जो है वो निर्धारित होते हैं। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से आपको पहले 15 मिनट लिखा है निर्देश कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पहले 15 मिनट आपको पेपर खोलने नहीं दिया जाता है। पहले आपको 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यहाँ पर निर्धारित हैं, जो आपको पहले 15 मिनट दिए जाएंगे और उसके बाद आपको प्रश्न सॉल्व करने होंगे। इसके निर्देश आपको पहले ही पेपर में दे रखे होंगे कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के स्पष्ट में उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, ऊपर ही लिखा रहता है कि कितने प्रश्न इस खंड से जो है आपको करने हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के अंक भी उनके सम्मुख जो है दिए रहते हैं। दोस्तों, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे निर्देश पे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने प्रश्न करने हैं। ठीक है, फिर अगला है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख निर्धारित है। यहाँ पर आपको जो है जितने भी प्रश्न करने हैं उनके अंक उसके सामने दिए गए हैं। ठीक है, कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। 1 नंबर का है तो 1 लिखा है, 2 नंबर का है वो प्रश्न तो 2 लिखे हैं। ठीक है, अगला है कि और निर्देश है प्रथम प्रश्न से आरंभ करिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें समय व्यर्थ नष्ट ना कीजिए। ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है कि बहुत बच्चे जो है प्रश्न पत्र को शुरुआत कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, 6 से, 4 से, 3 से। तो ये गलत है। हमारा अपना ये है मैटर कि सबसे पहले प्रश्नोत्तर 1 से करिए और शुरुआत से लेकर के अंत तक आप करते जाइए। जिस प्रश्न पे आपको ना आता हो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, उसको बाद में आप कर सकते हो। जो बिल्कुल ही ना आता हो उसके लिए जगह मत छोड़िए। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको प्रश्न पत्र करने में आसानी होती है, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है। ठीक है, और प्रश्न जो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तब उसको लगता है कि बच्चे ने एक क्रम से किया है, उसको नंबर से मिलाने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो बहुत अच्छे नंबर देता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि यदि रफ कार्य के लिए अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए, फिर काट दीजिए, उस पर कोई भी प्रश्न हल ना कीजिए। ये बिल्कुल सही बात है, हमेशा से यही चलता आ रहा है कि बाएं पृष्ठ पर आपको रफ कार्य करना है। ठीक है, और रफ कार्य करने के समय उस पर उसके ऊपर लिख दीजिए रफ कार्य और उसके बाद उसको जो है काट दीजिए। क्रॉस का ऐसे निशान लगा दीजिए। यहाँ पर रफ कार्य कर दिया, जो भी आपने रफ कार्य किया है उसमें काट के उसको जो है निशान लगा दीजिए ताकि वो गलती से चेक ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि अगला है रचना के प्रश्नों को हल करने में रेखाएं ना मिटाइए। यदि प्रश्न पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। रचना में आप पेंसिल और अपने सारे जो इंक्रूमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको आप इस्तेमाल करिए और पेंसिल से उनका जो है बनाइएगा। अगला है प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से। आप प्रश्न संख्या 1 को हल करके उसके तो आंसर नहीं लिख सकते हो, मतलब एक प्रश्न नंबर 1 को आप ऐसे भी टिक करके सीधा आंसर लिख सकते हो, लेकिन जो बाकी 1 के बाद जो भी बाकी प्रश्न है आप उनको हल करना पड़ेगा और उनका जो है क्रियापद मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अगला निर्देश है यहाँ पर, ये पहला है, और ये है जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक हो उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र खींचिए, बिना चित्र के ऐसे है अशुद्ध और अपूर्ण माने जाएंगे। मतलब अगर आपने बना दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे प्रश्नों को आपको जो है एग्जामिनर नंबर दे भी सकता है, नंबर नहीं भी दे सकता है, ये इसको मूड पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला प्रश्न लेकर के आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहले जितने 5 प्रश्न लगभग दिए हुए हैं, का, खा, गा, घा और अंगा, ये पांचों प्रश्न बहुविकल्पी टाइप के आएंगे। ठीक है, जिन पे आप डायरेक्ट इनके आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, और इनको आप सॉल्व कर सकते हो रफ में, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी कि आप अगर आंसर आते हैं तो आप सीधा उत्तर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर इनको जैसे आपको हल करना है तो आप यहाँ पर सीधा ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऊपर लिख सकते हो प्रश्नोत्तर नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिख सकते हो खंड का। ठीक है, ऐसा करके आप यहाँ पर उत्तर भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर उत्तर लिखने के बाद जैसे पहला आंसर करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का आपको पता है, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 हो। जैसे पहला है 14 और 35, तो अगर हम यहाँ पर 14 और 35 का आपको बता देते हैं। 14, तो 14 को हम लिख सकते हैं 7, अगर इसको छोटे फैक्टर्स करें तो 7 × 2। अब यहाँ पर अगर हमने लिखा है 35, ठीक है, तो हम 35 को लिख सकते हैं 7 × 5। देखो यहाँ पर इसका मासा अगर हम बात करें कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, यहाँ पर मासा कितना आ जाएगा इसका, 7। तो यहाँ पर ये हमारा जो है सही नहीं है। ठीक है, हमने आपको बताया है कि ऐसे जिनका मासा कितना हो, जिनका मासा 1 हो, ऐसी संख्याओं का युग्म सहभाज्य संख्या कहलाती है, अर्थात ऐसी संख्या जिन पे उससे भाग ना जाए। ठीक है, ये भी कह सकते हो। जैसे P और Q अगर दो सहभाज्य संख्याएं हैं तो P का Q से भाग ना जाए, मतलब ये इस पे से ना कटे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड साफ करते हैं, इसके बाद फिर आगे बताते हैं आपको। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम बात करते हैं दूसरे पग ले लेते हैं। देखो 18 और क्या है 25, तो 18 25 तो किसी से कटेगा नहीं, तो सिंपल से तो यही बात है। अगला है 31 और 93, तो देखो 31 और 93 ऑप्शन है तो कट जाएगा, 3 बार जाएगा, ये भी नहीं है। 32 है और कितना है चौथा ऑप्शन 62, ये भी 200 कट रहा है, 200 कट जाएगा, सिंपल सी बात है, तो ये भी नहीं। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आशा करते हैं बहुविकल्पी का पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बहुविकल्पी का दूसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है, बहुविकल्पी में दूसरा पार्ट हमारा कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ाया था जब मैथ की क्लास आप ले रहे थे, तो आपको मैंने बताया था कि जैसे अगर कोई हमारा इक्वेशंस ax² + bx और +c = 0 होता है, तब यहाँ पर हमारा अगर हम बात करते हैं कि मूलों का योगफल मतलब अल्फ़ा + बीटा, अगर हम इसका मूल अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, अगर हम मूल अल्फ़ा + बीटा मान लेते हैं तो हमारा होता है -b/c। समझ में आ रहा है, अर्थात x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अगर इसी के मूल अल्फ़ा बीटा हैं और इसका गुणनफल पूछते हैं तो हम अल्फ़ा बीटा बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, c बटे मतलब अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ये तो हमारा फार्मूला था। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं क्या है, समीकरण हमारे पास दिया हुआ है 3x², ठीक है, 3x² माइनस का 4x। अब देखो अचर पक्ष नहीं है इसमें, तो हम यहाँ पर 0 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 0 कर लेते हैं,
माइनस का 0 कर लो, प्लस का 0 कर लो, कुछ भी कर लो, बराबर 0। तो यहाँ अचर पद तो 0 है, तो 0/3 हो जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको कोई आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो दूसरा हमारा आंसर 0 सिद्ध हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आप क्यों बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिए गए चित्र में TQ, ठीक है, ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश। तो कोण PTQ किसके बराबर होगा, ठीक है। देखो देखो यहाँ पर ये देखिए आपका क्या बनना है, चतुर्भुज बनना है। जब कोई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है तो वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, मिलती है, तो वो लंब होती है और उनके बीच का कोण 90 अंश होता है। तो ये 90 है, ये 90 है, तो 110 और ये, तो हम जानते हैं एक पर में लगाते हैं, तो ऐसा भी ये एक चक्रीय चतुर्भुज बना है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो अगर हम मान लें जिसको हमें ज्ञात करना है उसको अगर हम यक्ष मान लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 110 प्लस यक्ष बराबर 180। तो अगर हम यक्ष का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 बराबर कितना हो जाएगा, 70 अंश, ठीक है। ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, काश 60 प्लस 30 कर सकते हैं। तो जब 60 प्लस 30 हो गया तो ये हमारा हो जाएगा काश कितना हो जाएगा, 90, और काश 90 का मान कितना होता है, 0 अंश, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 0 अंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो जब हम केंद्रीय प्रवृत्ति का चैप्टर पढ़ा था तो हम उसमें माध्य ज्ञात करना, माध्यिका ज्ञात करना, बहुलक का भी पॉइंट आया था ज्ञात करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी। लेकिन मानक विचलन एक स्टैटिक्स का पॉइंट है, एक स्टैटिक्स का जो है पॉइंट है, उसमें के इसके सवाल स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी में मिलते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो ये कौन सा नहीं होगा, मानक विचलन, ठीक है। लिख देते हैं बड़ा बड़ा मानक विचलन, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसमें भी लिखा है सभी खंड कीजिए, ठीक है। और सभी खंड करने हैं आपको, ये भी एक ही नंबर के हैं लेकिन वो बहुविकल्पी टाइप के थे और ये अतिलघुत्री टाइप के। इसमें से क्या करना है आपको, इसमें से सभी प्रश्नों के जो आपके सॉल्व हैं वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो जैसे अब हमारे पास यहाँ पर सभी खंड कीजिए में पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी श्रेणी का nवां पद, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखोगे अपने कॉपी में, अगले पेज से बढ़िया डाल के वो एक पेज में कर दोगे, फिर भी इसको यहाँ से शुरुआत करोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर, है ना, नंबर 3, या आप अंग्रेजी में क्वेश्चन आंसर्स नंबर 3 लिख सकते हो और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो आप यहाँ पर उत्तर डाल सकते हो। अगर ये खंड का है तो इसके नीचे भी आप डाल सकते हो खंड का। ये आप बाकी सभी प्रश्नों में सेम कैटेगरी से कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर काले पेज से लिखा किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया है, nवां पद क्या दिया हुआ है, 2n-1, ठीक है, 2n-1, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा उसका 7वां पद, तो 7वां nवां, 7वां बात तो वही है, तो n की जगह पर 7 रख दो। 7वां पद तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 -1, 7 दूनी 14 में 1 गया 13 आया, ठीक है। ये हमारा आंसर लग गया क्वेश्चन। अब यहीं पर डालोगे खंड खा, ठीक है, और खंड खा का दूसरा प्रश्न भी इसी तरह। दोस्तों दूसरा सवाल हमारा कह रहा है
कि दो बिंदुओं के निर्देशांक इतने और इतने हैं, इन बिंदुओं के रेखाखंड का मध्य बिंदु। सबको पता है कि अगर जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है ए, ठीक है, और यहाँ पर x1 कामा y1 इसको मान लेते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट देता है तो इसको हम x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, ये चलता नहीं है सही से। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट हमारे दिए हुए हैं कितना, -8 कामा 0, -8 कामा 0, और यहाँ पर 0 कामा -8 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पास हो जाता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2/2। मान रख दो, कितना हो जाएगा, x1 का मान कितना है यहाँ पर से ध्यान दो, -8 का प्लस का 0/2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। जोड़ के पहले काटेंगे, ठीक है, माइनस का 4 आ जाएगा। इसका भी रख सकते हो। फिर दूसरा होता है हमारा y1 या y बार बराबर y1 प्लस y2/2। इसका मान रख के आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है खंड का 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर लिखोगे LHS। ठीक है, क्या लिखोगे, LHS। ठीक है, ये और थोड़ा सा मोटा कर लें, LHS। ठीक है, ये क्या है LHS में, 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे में है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और तीसरे में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, tan स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और दूसरी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। ये हमारा सूत्र बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा हमारा बन जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, काज स्क्वायर थीटा। ठीक है, काज स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को भी हम तोड़ सकते हैं 1 माइनस 1 अपान काज स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। हमारा सवाल सिद्ध हो गया। ठीक है, ठीक है, अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा वीडियो बड़ा लंबा बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। देखिए, त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया हुआ है 60 अंश। ठीक है, अब आपको यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप यहाँ पर लिख सकते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। इसे मान लीजिए पाई का मान कितना होता है 22/7। देखिए, आप सभी लोग इसको हल करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, जब इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे देंगे और सही होगा, ठीक है, हम उसकी जांच करेंगे। उसके बाद तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि।